हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कैसे पढ़ना है, वीडियो देखना है, साथ साथ में आपके पास बुक होगी, मटेरियल जो होगा उनमें से वो देखना है। यदि आपको स्पीड कवर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, देख लो कि हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद उसके आगे जाओ। ओके, तो हम स्टार्ट करें बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बायोमोलिक्यूल में हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स। ये 5 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो हम पहले देखते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। देखना कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांट से। तो पहले एक याद रखना एमसीक्यू के लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांट से। कार्बोहाइड्रेट से क्या बन सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स में से क्या बन सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। चलो ये सब कुछ याद रखो, नहीं रखो कुछ दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। अब यहां पे देखो, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव ए जनरल फॉर्मूला CxH2O। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स की एमसीक्यू में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला क्या है। तो क्या बताएंगे, बोलो कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O। याद रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O। मतलब H2O मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन है और H2O है, इसलिए बोलते हैं उसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसीलिए उसका नाम डिराइव किया गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो एमसीक्यू के लिए यहां से एक चीज याद करनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली कहां मिलता है, प्लांट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2O। जनरल फॉर्मूला। लेकिन बहुत सारे दिनों के बाद ये पता चला कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला ना, वो भी सही नहीं है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो हम लिख सकते हैं C6 और H2O कितने हैं, 6। तो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है और उसकी जनरल फॉर्मूला में फिट भी होता है। लेकिन देखो एसिडिक एसिड क्या है, CH3COOH। तो कार्बन कितने हैं भाई, एक और एक 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो देखो C2H2O2। तो एसिडिक एसिड है वो उसकी जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CxH2O। तो एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। याद रखना फिर भी एसिडिक एसिड वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ऐसा आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला के साथ फिट हो रहा है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसका आंसर, एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है
जो कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उनमें से एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड, याद रखना। देख दूसरे को रेमनोज, जो रेमनोज है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। रेमनोज है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, याद रखना। क्या बोलेंगे, बोलो। जो रेमनोज है वो रेमनोज कार्बोहाइड्रेट्स है। तो रेमनोज कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसकी फॉर्मूला क्या है, बोलो, C6H12O5। तो याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O5। मैंने किस तरह याद किया है, तो रेमनोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ग्लूकोज से एक ऑक्सीजन कम है। ग्लूकोज का क्या है C6, यहां पे भी 6, ग्लूकोज का H12, यहां H12, यहां O6, यहां O5। तो अब ऐसे लिख सकते हो कार्बन 6 है लेकिन H2O कितने हैं, नहीं एडजस्ट होगा, मतलब ये जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है। तो रेमनोज कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर भी वो उसकी जनरल फॉर्मूला CxH2O में फिट नहीं हो रहा है। तो याद रखना, एक गलत साबित हुआ, फिर भी पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हमें आंसर क्या देंगे, CxH2O। लेकिन ऐसा एक गलत साबित हुआ, ऐसे कई कंपाउंड है जिसकी जनरल फॉर्मूला A है CxH2O, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उसका एग्जांपल है एसिडिक एसिड। कई ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन एक इसमें फिट नहीं हो रहा है, उसका एक एग्जांपल है रेमनोज। तो रेमनोज एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज, पहले यह समझना, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, यदि उस पर हमको कार्बोहाइड्रेट्स में हम प्लेन पोलराइज पास करेंगे तो वो रोटेट होगा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लिवो रोटेटरी। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसलिए उस पर यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया जाएगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। केमिकली स्ट्रक्चर देखो तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में OH होगा, मतलब 2 से ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, OH। तो केमिकली हम देखो तो कार्बोहाइड्रोक्सी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एज ए फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा और ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, OH। तो केमिकली हम देखें तो बोलो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो याद रखना डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है केमिकली, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। भाई बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका हम टेस्ट करते हैं तो हमको कैसे लगता है, उसका टेस्ट स्वीट लगता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं उसको, शुगर। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट है उसको हम बोलेंगे शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज सैकेराइड।
बोलो कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरे क्या नाम से बुला सकते हैं हम? सैकेराइड। तो यहां पे कुछ डाउट हो तो चलो, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है याद रखना? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, पहले याद रखना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। कार्बोहाइड्रेट, कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिसका टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट होता है, तो हम शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, भाई हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह बिहेव करेगा, ऑन दैट बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। बराबर समझ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसके बेस पे है? कि कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो देखते हम मोनोसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स का हम हाइड्रोलिसिस करना चाहे और हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो, तो जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड बनेगा उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड क्या बोलेंगे? बोलो, हाइड्रोलिसिस करने पे हमको क्या मिलेगा? 2 से 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगा, तो हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, जिस कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने पे लार्ज अमाउंट में मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। बोलो, इतना बात समझ में आ गया? मोनोसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। मोनोसैकेराइड को बोलेंगे, बोलो, जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उसको मोनोसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने से 2 से 10 लेके 2 से 10 लेके यदि मोनोसैकेराइड यूनिट बनता है तो हम बोलेंगे उसको ओलिगोसैकेराइड। और जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब 10 से भी ज्यादा अमाउंट में यदि मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगा तो हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। बोलो, इसमें कोई डाउट? अब देखो क्या है, ओलिगोसैकेराइड कैसे बनता है? तो 2 मोनोसैकेराइड का यूनिट बन गया, कंबाइन होगा एक दूसरे से, तो हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बन जाएगा तो हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। 4 सैकेराइड मोनोसैकेराइड का यूनिट कंबाइन हो जाएगा तो हम बोलेंगे टेट्रासैकेराइड, उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। चलो देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है कि उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। तो यार मोनोसैकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना सिंपल है कि उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, और जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में अप टू 6 कार्बन होता है, तो इट मे कंसिस्ट अप टू 6 कार्बन एटम। तो याद रखना, मोनोसैकेराइड में अप टू 6 कार्बन होगा, तो 6 कार्बन तक हो सकते हैं। एक एमसीक्यू याद रखना, अभी नेचर में कितने मोनोसैकेराइड है? एमसीक्यू के लिए याद रखना, नेचर में अभी कितने? बोलो, 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। भाई अभी नेचर में कितने? बोलो, 20 मोनोसैकेराइड नेचर में अभी है। तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कौन से? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज। रिबोज बोलो या राइबोज बोलो, एक ही है, आर मोनोसैकेराइड्स। चलो ओलिगोसैकेराइड, जिस कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाए तो हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। देखो, अब मोनोसैकेराइड का भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड्स।
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने से 2 मोनोसैकेराइड का यूनिट मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट मिल जाएगा इसको हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे हमको 4 यूनिट मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको टेट्रासैकेराइड। अब उससे उल्टा भी समझो, डाइसैकेराइड कैसे बनता है? तो 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाएगा? डाइसैकेराइड। इसीलिए डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट बनते। ट्राइसैकेराइड कैसे बनेगा? 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे कितने मोनोसैकेराइड के यूनिट बनेंगे? 3। टेट्रासैकेराइड कैसे बनता है? कि मोनोसैकेराइड के 4 यूनिट कंबाइन होने से बनता है टेट्रासैकेराइड। तो टेट्रासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे 4 मोनोसैकेराइड यूनिट बनेंगे। तो मोनोसैकेराइड तो एक ही यूनिट है पहले से, तो इतना सिंपल है कि उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। चलो मान लो यदि पेंटासैकेराइड हो तो हम क्या बोलेंगे? उसका हाइड्रोलिसिस करने से कितने मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे? 5। हेक्सासैकेराइड कैसे बनेगा? तो 6 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे? हेक्सासैकेराइड। तो देखो अब उसके लिए डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस होगा हाइड्रोलिसिस करने पे जिस कार्बोहाइड्रेट का, उसका हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 10 से भी ज्यादा होगा तो बहुत सारे अमाउंट में ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, तो जिसके हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। अब देखो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज याद रखना। और मोनोसैकेराइड नॉर्मली स्वीट इन नेचर है भाई, उसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। पॉलीसैकेराइड होगा ना, उसका नेचर स्वीट नहीं होगा। तो याद रखना मोनोसैकेराइड, मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, whereas polysaccharide have a no sweet in taste, टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे। इसीलिए मोनोसैकेराइड का टेस्ट में स्वीट होता है, इसलिए सुगर बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड टेस्ट में सुगर नहीं स्वीट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉन सुगर। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। कौन से बोलो? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। तो अच्छी तरह क्लासिफिकेशन कर देना, फिर भी हम देखते हैं और कि भाई डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से है? सुक्रोज एंड माल्टोज। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से है? सुक्रोज और माल्टोज। तो बताओ डाई सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने से कितने मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे? 2। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरा कौन सा है? फ्रुक्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलते हैं। मतलब डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस करने से जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते। तो सब्जेक्टिव के लिए भी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस सब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करना। चलो अब दूसरा देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एक्टिविटी। तो 2 तरह के हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो अब देख के बता देंगे आगे जाके कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जिस कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोनिक ग्रुप हो या अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो, मतलब
किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे बोलो? जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप या अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो, और जिसका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो बोलो कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे? तो जिस कार्बोहाइड्रेट्स में फ्री कीटोनिक ग्रुप हो या अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और जो टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर सके, जो फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन कर सके, ऐसे बोलेंगे उसको रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रह जाएगा। बताओ कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे? जिस कार्बोहाइड्रेट्स में फ्री कीटोनिक और अल्डिहाइड ग्रुप हो, और जो टॉलेंस सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन कर सके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। उससे उल्टा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप होगा, वो बॉन्डेड होगा, किसी के साथ बॉन्ड बना दिया हो, और जो टॉलेंस सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन नहीं कर पाए, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे, स्ट्रक्चर अब डीप में पढ़ेंगे तो आप खुद ही एग्जाम स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे और स्ट्रक्चर देख के बता देंगे कि रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग। फिर भी देख लो, जो मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डाइसैकेराइड कौन सा है? सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्सट्रिन आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आपको बताया था, याद रखना है तो रख दो कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वरना हम आगे पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर देख के आप बता देंगे कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब जो मोनोसैकेराइड है ना, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द। तो कोई मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का हमको पहले फंक्शनल ग्रुप देख दो। तो जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम बोल देंगे aldose। और जिस मोनोसैकेराइड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम बोल देंगे कीटोज। यहां पे सफिक्स होता है, याद रखना, ओज आएगा, ओ ऐसी ओज। सफिक्स क्या आएगा? ओज। aldose, कीटोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, इस तरह। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? aldose। जिस कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज। पहले फंक्शनल ग्रुप देख लो, अब नंबर ऑफ कार्बन देखो। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन एटम है, तो हम बोलेंगे aldotриओज। एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो बोलेंगे aldotेट्रोज। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है, तो हम बोलेंगे aldopेंटोज। चलो कीटोन ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे? कीटोज। और 3 कार्बन हो, कीटो ग्रुप हो और 3 कार्बन हो, तो हम बोलेंगे कीटोट्रायोज। कीटोन ग्रुप हो और 4 कार्बन हो, तो हम बोलेंगे कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन हो और कीटो ग्रुप है, तो हम बोलेंगे कीटोपेंटोज। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो 2 तरह से देखना है कि पहले फंक्शनल ग्रुप कौन है। एल्डिहाइड होगा तो बोल देना aldose, कीटोन ग्रुप होगा तो बता देना कीटोज, फिर नंबर ऑफ कार्बन देख लो, उसके बेस पे आंसर बताना। चलो तो हम पहला मोनोसैकेराइड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज। तो यार ना एमसीक्यू के लिए, ग्लूकोज इज द aldोहेक्सोज। ये एमसीक्यू याद रखना। ग्लूकोज क्या है बताओ? aldोहेक्सोज है, मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसलिए उसको बोलता है aldोहेक्सोज।
तो ग्लूकोज इज आल्डो हेक्सोस, उससे आपको क्या पता चलेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है। ग्लूकोज हमको नेचर में फ्री स्टेट में भी मिल सकता है या किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है, मतलब किसी के साथ होता है। तो अकरिंग फ्रीली एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म इन नेचर, तो नेचर में ग्लूकोज अकेला भी मिलेगा या किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट। ग्लूकोज कहां से हमको मिलता है? तो फ्रूट्स में से मिलता है, स्वीट फ्रूट एंड हनी में से। तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन राइप ग्रेप्स। पके हुए जो ग्रेप्स होता है ना, उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो ग्रेप्स में ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसीलिए ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद है आ गया कि भाई ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? तो बोलना कि भाई ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन ग्रेप शुगर, देयरफॉर ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ग्लूकोज का दूसरा भी एक नाम है डेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रोज, सॉरी, हाँ डेक्सट्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज को ग्रेन शुगर भी बोलते हैं, ग्रेन शुगर भी बोलते हैं, सॉरी ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, और डेक्सट्रोज। तो याद रखना है। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? कि लार्ज क्वांटिटी में ग्रेप से मिलता है, इसलिए हम ग्रेप शुगर बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है डेक्सट्रोज भी। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज। चलो अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड, उसमें ग्लूकोज मिलता है। पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट्स बनेंगे। तो एक डाइसैकेराइड सुक्रोज में से है और पॉलीसैकेराइड स्टार्च में से। तो याद रखना, ये सब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्लूकोज। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज दो तरीके, ग्लूकोज सुक्रोज में से बना सकते हैं और स्टार्च में। चलो सुक्रोज देखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। हम नॉर्मली जिसको शुगर बोलते हैं, केन शुगर। तो याद रखना सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हमने ये रिएक्शन देखी हुई है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल में, कि पहला एक रिएक्शन था प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल में कि भाई मोलासिस से उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। याद आया? इन्वर्टेज एंजाइम था वहां पे, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता था। सेम वे यहां पे एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं एट 50 डिग्री, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है भाई। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और कीटोन में कीटो फंक्शनल ग्रुप। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, तो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, लेकिन दोनों में याद रखना ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन। आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। जो ग्लूकोज है ना, वो इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ग्लूकोज अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन फ्रुक्टोज इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो एक एमसीक्यू के लिए याद रखना, तो ग्लूकोज जो है अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, फ्रुक्टोज अल्कोहल में सॉल्युबल है। इसका यूज क्या करेंगे? तो देखो, अब जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, और दोनों इक्वल प्रपोर्शन में मिलता है, इक्वल अमाउंट में। ऐसा नहीं होता कि भाई एक ज्यादा मिलेगा, एक मेजर अमाउंट मिलेगा, एक माइनर अमाउंट मिलेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेगा। तो उसको सेपरेशन करना है, तो इसको सेपरेशन करना है, तो जो मिक्सचर बनाना उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर दो, अल्कोहल में ऐड कर लो। तो ग्लूकोज होगा जो अल्कोहल में क्या रहेगा? इनसॉल्युबल का, तो ग्लूकोज का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, फ्रुक्टोज सॉल्युबल हो जाएगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तो याद रखना, यहां एमसीक्यू आ जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द अल्कोहल। ग्लूकोज जो होगा अल्कोहल में इनसॉल्युबल होगा,
फ्रुक्टोज जो होगा अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। तो देखो, ग्लूकोज कैन बी इजीली ऑब्टेन इन लेबोरेटरी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो ये जो केन शुगर जो है भाई, हम सुक्रोज जो बोलते हैं, मोलासिस प्लस H2O, यदि हम उसमें अल्कोहल डाल दें, यदि हम इसमें अल्कोहल डाल देंगे तो हमको इजीली दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो याद रखना, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट पॉइंट कैसा था बोलो, फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम ग्लूकोज में क्या करेंगे बोलो, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज मतलब केन शुगर, C12H22O11, हाइड्रोलिसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से मोनोसैकेराइड का 2 यूनिट बनेगा। अभी हमने देखा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ग्लूकोज अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, फ्रुक्टोज अल्कोहल में सॉल्युबल है, इसलिए अल्कोहल सॉल्यूशन से उसका सेपरेशन किया जाता है फ्रॉम स्टार्च। यदि स्टार्च जो है ना पॉलीसैकेराइड है। अब देखो स्टार्च का फॉर्मूला, स्टार्च का फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, ग्लूकोज है ना C6H12O6, उससे एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दो, एक -H2O कर दो, तो क्या हो जाएगा, स्टार्च C6H10O5। तो स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना है, तो याद रखना क्या है बोलो, C6H10O5, और उसके स्टार्च में N बहुत सारे होते हैं। यदि हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH2O लिया है भाई, बहुत सारे चाहिए, यहां तो एक ही चाहिए था, यहां पे NH2O लिखना है क्योंकि बहुत सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं, बहुत सारे अमाउंट होते हैं। तो एसिड के प्रेजेंस में हॉट H2SO4 393 केल्विन टेम्परेचर 233 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म करेंगे तो ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट बनेंगे। क्योंकि जो स्टार्च कौन सा है बोलो, स्टार्च सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लार्ज क्वांटिटी में हमको मोनोसैकेराइड मिलेंगे। तो ये प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, सुक्रोज में डाइसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड फ्रॉम स्टार्च या सेल्यूलोज से करते हैं। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इतना रखते अच्छी तरह कर दो, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मेरा मोबाइल नंबर है 9429823055।